अगर आप ईओडब्ल्यू के बारे में सर्च करते हुए इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो कई कारणों में से एक कारण हो सकता है कि या तो आपको ईओडब्ल्यू के द्वारा समन किया गया है टू प्रेजेंट योर केस एज एन अक्यूज्ड, या फिर आप विक्टिम हैं और आपको लगता है कि आपको किसी ने चीट किया है, फ्रॉड किया है और आप उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। पर इन दोनों ही केसेस में क्या उसके रैमिफिकेशंस होंगे, क्या वहाँ पर हो सकता है, या फिर ईओडब्ल्यू कैसे फंक्शन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चूज़ किया है और इस वीडियो में मैं ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपके साथ साझा करूँगा, जिसमें कि ईओडब्ल्यू क्या है, उसके इन्वेस्टिगेशन के कौन-कौन से केसेस हैं जो कि वो इन्वेस्टिगेट करती है, और अगर वहाँ पर एफआईआर करवानी है तो क्या प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए, और उसके बाद जो भी प्रक्रियाएँ हैं उनके बारे में। पूरा जो भी इस वीडियो में कवर किया गया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज कंटेंट में डिवाइडेड है, और आपको ये वीडियो भी चैप्टर वाइज डिवाइडेड मिलेगा, तो आप अपने रेलेवेंट टॉपिक को नीचे सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं अपने कर्सर की मदद से। मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कान्हा और आइए शुरू करते हैं ईओडब्ल्यू के बारे में। तो जैसे कि ईओडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो कि दिल्ली पुलिस का एक स्पेशलाइज्ड विंग है टू इन्वेस्टिगेट ऑन वाइट कॉलर क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? वाइट कॉलर क्राइम्स वो होते हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जहां पर किसी आदमी को पैसे से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित धोखा दे करके उससे उस प्रॉपर्टी को दूर किया गया हो, चाहे वो मनी हो, करेंसी हो, या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या फिर किसी व्यक्ति के किसी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करते हुए कोई रॉन्गफुल गेन किया गया हो अक्यूज्ड के द्वारा। तो ओवरऑल रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल प्रॉफिट जितने भी होते हैं इकोनॉमिक सेंस में, दोज आर वाइट कॉलर क्राइम्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वाइट कॉलर क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन में, कि ऐसा हो सकता है कि एक तरफ इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है वो देखने में या प्राइमा फेसी चीटिंग ना लगे, या फिर किसी तरीके का फ्रॉड ना लगे, या फिर उसके जो स्टेप्स लिए हैं अक्यूज ने उन ऑफेंसेस को करने के लिए वो देखने में लीगल लगे और उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल हो। इसीलिए स्पेशलाइज्ड विंग है जहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वाइट कॉलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ईओडब्ल्यू करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस का जुरिस्डिक्शन क्या है। तो अगर हम इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो पूरे एनसीटी ऑफ दिल्ली में किसी भी थाने के क्षेत्र में अगर कोई ऑफेंस हुआ है और उसका फाइनेंशियल वैल्यू या इकोनॉमिकल वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू 3 करोड़ यानी कि 3 CR के ऊपर है, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन ईओडब्ल्यू के पास है इन्वेस्टिगेट करने का, एफआईआर दर्ज करने का। वो कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट करती है? तो कुछ केसेस मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके के केसेस को ही ईओडब्ल्यू इंक्वायर करेगी या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। तो जैसे फ्रॉड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पर कि आपको लोन एक्सटेंड किया गया हो सकता है कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड ही ना हो कंपनी, और फिर आपको परेशान करके आपसे पैसों की उगाही किया जा रहा हो। जैसे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस आया था चाइनीज़ बैंकिंग ऐप्स करके या चाइनीज़ ऐप्स करके था जिसमें लोन दिया जाता था। तो इस तरह के ऑफेंसेस हो गए। फेक प्लेसमेंट एजेंसीज, जहाँ पे प्लेसमेंट के वादे पर बहुत सारा पैसा लोग उगाही कर लेते हैं वादे पर ही। फेक सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन बिल्स या जीएसटी एग्जेम्पशन बिल्स, आपको पता ही होगा कि फेक बिल्स बना करके जीएसटी में रिवर्स जीएसटी लोग क्रेडिट करा लेते हैं अपने अकाउंट में। तो इस तरह का अगर कोई रैकेट चल रहा है या आप किसी तरीके से उसमें विक्टिमाइज हो जाते हैं,
तो जैसे फ्रॉड बाय बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक फ्रॉड्स हो गए, लोन फ्रॉड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो गए, स्टॉक मार्केट फ्रॉड हो गए, सेबी रिलेटेड फ्रॉड्स हो गए कि कोई आदमी पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं सेबी एडवाइज़र हूँ और आपसे इन्वेस्टमेंट ले लेता है। डबल द मनी फ्रॉड हो गया कि आप पैसे डालो 1 साल में हम आपका डबल कर देंगे अमाउंट। या फिर आपको प्रॉपर्टी बेची जा रही है और वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में उस आदमी की थी ही नहीं जिस आदमी ने आपको प्रॉपर्टी बेचा हो। जॉब दिलाने का कोई प्लेसमेंट रैकेट हो कि आपको जॉब दिलाने के नाम से आप पे लाखों रुपए ले लिए गए और उसके बाद आपको जॉब भी नहीं दिलाई गई और फिर वो आदमी अनट्रेसेबल हो गया। मेडिकल कॉलेज एडमिशन, आईआईटी एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, इन सब तरह के केसेस। और इसी तरीके से फेक लैंडिंग बिल्स बनाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फेक बिल्स बना करके करना। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस होते हैं, ज़्यादा लिस्ट हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो इन तरह के जो ऑफेंसेस हैं वाइट कॉलर क्राइम्स, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ईओडब्ल्यू है। अब अगला इशू जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइलिंग एन ईओडब्ल्यू केस। तो अगर देखिए कोई भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल या फिर ये वाइट कॉलर क्राइम है और आप उसके विक्टिम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन 80% ऑफ द केसेस विक्टिम अपने आप को उस क्राइम का हिस्सा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल चीटिंग का केस तब होता है जहां पर एक व्यक्ति को लालच आती है और उस लालच को देखते हुए अगला जो अक्यूज्ड होता है, जिसको हम प्रीडेटर कह सकते हैं, और जो विक्टिम है वो प्रे है, तो लालच के चक्कर में आकर के एक व्यक्ति दूसरे की बातों में फंसता है, चाहे वो पैसा डबल करने की बात हो या फिर जॉब लेने की बात हो या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की बात हो। तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना भी ब्राइब दे करके गलत है, कहीं पर जॉब ब्राइब देकर लेना भी गलत है, पैसे को डबल कराना या फिर पैसा 1 लाख दे करके हर महीने 20,000 रुपये वापस लेना, उस पर इंटरेस्ट अर्न करना, ये सब गलत दिख सकता है, पर ये गलत नहीं होगा क्योंकि आप इसके विक्टिम हैं और आप लालच में आकर के फंस गए। चीटिंग के 80 से 90% केसेस वही होते हैं जहां पर आदमी अधिक लालच करता है और फिर वो फंस जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी अपने आप को आप ये मत समझिए कि आप क्राइम के खुद भागीदार हैं। आपसे गलती हुई, आप समझ नहीं पाए क्या हो रहा है और आपने किसी पर विश्वास करते हुए आपने उसको पैसे दे दिए, लेकिन अगला व्यक्ति जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसने आपसे पैसा या तो अपने आप को गलत पोर्ट्रे करके आपसे लिया या फिर उसने अपनी जो स्टैंडिंग है, चाहे वो जॉब दिलाने की स्टैंडिंग हो, पैसों को डबल करने की स्टैंडिंग हो, होम लोन दिलाने की, उसकी भी गलती या उसका कहीं न कहीं फॉर्मल चैनल में संबंध ना हो करके वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था। तो आपकी भागीदारी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब तक आपके अंदर गिल्टी इंटेंशन नहीं था और आप सब कुछ बोनाफाइडली कर रहे थे, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। और अगर आप अपनी एफआईआर दर्ज कराएँगे, तो कानून आपकी मदद करेगा और जिसने आपको फ्रॉड किया, चीट किया, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इस बात से बिल्कुल भी ना डरें कि आप इस केस में फँस सकते हैं। आप पूरी कंप्लेंट बनाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन बनाइए और उसमें मेंशन करिए कि आप किन परिस्थितियों में, मतलब किन सर्कमस्टांसेस में आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया अगले बंदे पर और उसको पैसे दिए या फिर उसको किसी भी तरीके की अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी या आपने उससे प्रॉपर्टी ली। जो भी ट्रांज़ैक्शन है वो सही-सही लिखिए, सर्कमस्टांसेस को लिखिए। और कभी भी जब आप कानून से मदद मांगने जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो या कोर्ट हो, तो फैक्ट्स को छुपाइए नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो अगली पार्टी बताएगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब भी आप अक्यूज्ड को या दूसरी साइड से अगर आपका बातचीत हो रही है, तो वो आपको हमेशा इस बात के लिए डराएगा कि बॉस आप भी इस क्राइम में भागीदार हैं और अगर आप केस करेंगे तो हम आपके ऊपर उल्टा केस करेंगे और आप भी जेल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है।
जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उसमें दोनों पार्टियों की कुछ गलती हो सकती है या फिर विक्टिम की भी कुछ गलती हो सकती है, पर उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आपको रिलीफ या फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी या फिर आप एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते। तो अपने कंप्लेंट को बनाते समय हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जितने फैक्ट्स हैं उनको रिवील करिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, और उसके साथ सर्कमस्टांसेस को भी डालिए कि किस तरीके के सर्कमस्टांसेस में ये क्राइम आपके अगेंस्ट में हुआ। ये इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद आप ईओडब्ल्यू के ऑफिस में जाएंगे। ईओडब्ल्यू का जो पुलिस स्टेशन है पीएस मंदिर मार्ग, वहाँ पर जाकर आप अपना कंप्लेंट देंगे। उसके ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए अगर वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मीट करता है आपका कंप्लेंट रिक्वायरमेंट, तो आपकी रिपोर्ट आपकी कंप्लेंट को वहाँ पे रखा जाएगा, रिसीविंग दी जाएगी और उसके ऊपर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अक्यूज्ड को समन किया जाता है, आपको भी समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, और फर्दर डॉक्यूमेंट्स जैसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगेगा वो आपसे मांग करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन या रिपोर्ट अपने सीनियर्स के सामने रखेंगे। जैसा भी डिसाइड करेगी ईओडब्ल्यू उस पर एफआईआर होनी है तो एफआईआर होगी, नहीं होगा तो आपको लेटर के थ्रू बता दिया जाएगा। अब अगर आपको लेटर मिलता है कि आपका एफआईआर ईओडब्ल्यू के द्वारा नहीं रजिस्टर किया गया, तो आपके पास रेमेडी है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3, जिसको कि 156(3) भी कहते हैं। उसमें आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ पर 156(3) के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विद अ रिक्वेस्ट फॉर अ डायरेक्शन टू द ईओडब्ल्यू टू रजिस्टर द एफआईआर। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है आपके आर्गुमेंट से, तो वो एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर्स देंगे। अब एक बार अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स लेकर आपका स्टेटमेंट दर्ज करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अक्यूज्ड को समन करेंगे। अक्यूज्ड अगर समन किया जा रहा है तो उसमें सेक्शन 41A का कंप्लायंस आईओ के द्वारा किया जाएगा। तो एक बार एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसमें फिर आप अगर विक्टिम हैं या इन्फॉर्मेंट हैं तो आपका स्टेटमेंट दर्ज करा करके आईओ के द्वारा, और आपसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप इन फेवर ऑफ योर कंप्लेंट या एफआईआर, वो सब आपसे ले करके पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो फिर अक्यूज्ड को समन करेंगे। उसमें वो सेक्शन 41A का कंप्लायंस करते हैं। अगर 7 ईयर से कम पनिशेबल है सारे ऑफेंसेस, सारे जो भी सेक्शंस लगेंगे आपके केस पे, और साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट का अंटिल करके जजमेंट है जिसमें कि गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कब पुलिस बेल दे सकती है, कब पुलिस बेल नहीं दे सकती, कब मजिस्ट्रेट को बेल देना चाहिए एक्सेट्रा। ये सब सेक्शन 41A पे उसका कंप्लायंस करते हुए वो अक्यूज़ को बुला करके उसका स्टेटमेंट दर्ज करेंगे। अगर उनको लगता है कि अक्यूज़्ड अरेस्ट किया जाना चाहिए तो अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिशन है आईओ का, पर सेक्शन 41 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। अब अगर इन केस आप अक्यूज्ड हैं और आपको इस समय समन किया गया है, सेक्शन 41A का नोटिस नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि सेक्शन 41A का नोटिस दें, या फिर आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं और उसके बाद आप आईओ के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। प्लस कोशिश करिए कि हमेशा राइटिंग में अपना स्टेटमेंट लेकर के जाएं विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एंटीसिपेटरी बेल जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको ये सारे जितने भी डिफेंसेस हैं वो मेंशन करते हुए आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं कोर्ट से। अगर आप विक्टिम हैं तो यू हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट सच एंटीसिपेटरी बेल। जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपके केस का जितना भी मटेरियल है वो सब कोर्ट के सामने प्रेजेंट करिए। अगर अक्यूज्ड की आपको कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री पता चलती है तो वो भी लगाइए कोर्ट के सामने। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको साबित करनी है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन क्यों ज़रूरी है। पर एज आई सेड कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो अंटिल जजमेंट के अकॉर्डिंगली द कंसर्न सेशन जज विल डिसाइड इट। अब इन दोनों चीज़ों के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और आपके डॉक्यूमेंट्स और दूसरे के डॉक्यूमेंट्स, अक्यूज्ड के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल डिसाइड कि इसमें चार्जशीट लग सकती है कि नहीं, और फिर उसके बाद
वो चार्जशीट फाइल कर सकता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो आपको पुलिस कस्टडी में लेगी या फिर आप खुद ही कोर्ट में सरेंडर करके अमरावती जजमेंट के अकॉर्डिंगली सेम डे इंटरिम बेल और बेल के लिए रेगुलर बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में सरेंडर करके, और सेम डे आपको इंटरिम बेल भी मिल सकती है। अगर आप अक्यूज्ड हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक वेक्सेशियस या वेंजेंस से ओतप्रोत एफआईआर है जो कि अक्यूज्ड ने विक्टिम ने अपने किसी भी माध्यम से ये एफआईआर दर्ज करा ली है, तो आप अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी रिक्वेस्टिंग फॉर क्वॉशिंग ऑफ द केस। जहाँ तक डिफेंसेस की बात है कि एक अक्यूज्ड क्या डिफेंस कर सकता है अपना अगर केस उसके खिलाफ है, तो ये केस टू केस वैरी करेगा, पर डिफेंस में आपका हमेशा अगर ये वाइट कॉलर क्राइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही इसमें माना जाएगा, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उतना कॉपरेट करिए, ये बताने के लिए कि जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करी दे वर लॉफुल, मतलब कि विद इन दी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री आपकी सारी ट्रांजैक्शंस थी, और जो विक्टिम है वो आपके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन में था लेकिन उसको किसी तरीके से लॉस हुआ है, या फिर इसलिए वो इसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था उसका कुछ और पर्पस था और अब उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए वो इस केस को झूठा या उसके सर्कमस्टांसेस और उसके रीजंस को बदल करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप विक्टिम हैं तो आपके पूरे टाइम यही कोशिश रहेगी कि जो हकीकत में हुआ वो किस तरीके से सेक्शन 406 या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर चीटिंग है या फिर फॉर्जरी है, इन सब चीज़ों पर आपका जो कंसंट्रेशन होगा, आपको जो चीज़ साबित करनी है वो इन पर ज़्यादा रहना चाहिए, जैसा भी केस हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये थी कुछ जानकारी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के यहाँ पे कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराने के प्रोसेस के बारे में, और इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और जुरिस्डिक्शन के बारे में। आशा है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा।